नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में फिर तेज हुई राजनीतिक हलचल। बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भेजे 2 ऑब्जर्वर। कोर कमेटी के साथ बैठक में करेंगे चर्चा। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 78 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट। जनता से की गई सतर्कता बरतने की अपील। जूना अखाड़े में नई पहल करते हुए सामाजिक कार्यों में धन खर्च करने का किया ऐलान। महामंडलेश्वरों की पुकार, राशि सामाजिक कार्यों में होगी खर्च। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लिया निर्णय। 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ आने वाले प्रत्येक यात्री को लगेगा कोरोना का टीका। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया भराड़ीसैंण में चल रहा विधानसभा का सत्र। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद था पहला बजट सत्र। उत्तराखंड लोगों का स्वास्थ्य भगवान भरोसे। रेफरल सेंटर बनकर ही रह गए जिलों में अस्पताल। कैग रिपोर्ट में किया गया खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। लक्सर में रमता जमात में ग्रामीणों ने साधुओं का किया भव्य स्वागत। जमात में आए प्रयागराज से संत रामुनि ने हरिद्वार कुंभ मेले प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। पहले की अपेक्षा इस बार कुंभ एक हिस्सा ही माना जा रहा है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने प्रयागराज से आए संत रामुनि से खास बातचीत की है। क्या उनका कहना है, सुन लेते हैं। राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की 4 साल की उपलब्धियां जनता के सामने पेश की जाएंगी। वही कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा रणनीति बना रही है, जिसको लेकर डोईवाला में नगर मंडल अध्यक्ष विनय खंडवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री करण बोरा और राज्य मंत्री ब्रजभूषण गौरेला ने शिरकत की। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल ऐतिहासिक है और पूरे उत्तराखंड में विकास की नई गाथा लिखी गई है। इन्हीं उपलब्धियों को लेकर 18 मार्च को डोईवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये 18 मार्च को प्रदेश की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम के निमित्त ये बैठक हुई थी। सभी मंडलों में ये बैठकें चल रही है और उसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें हमारा जो टारगेट था 10,000 की संख्या हमने मान करके चल रहे थे, लेकिन वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। सरोवर नगरी नैनीताल में समाज कल्याण विभाग द्वारा नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स थीम को लेकर पुरुष और महिला वर्ग के लिए 12 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को ओलंपियन राजेंद्र सिंह रावत द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें युवाओं में जोश भरने के मकसद से मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन द्वारा भी मैराथन में प्रतिभाग किया गया। प्रथा 7 बैंड स्टैंड मल्लीताल से हरी झंडी दिखाई। दोनों वर्गों में प्रथम 5 आने वाले प्रतिभागियों को 1,000 से लेकर 10,000 रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए। दौड़ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के 181 धावकों ने प्रतिभाग किया। कहना चाहेंगे हमारे दर्शकगणों से। जी धन्यवाद। वहाँ यहीं पर फिनिश करना है। तो इस तरह से रूल आपको दिखाई दे रही है। हमारे कोई अपने घर पर
कहना चाहेंगे हमारे दर्शकगणों से। हमारे जो युवा हैं उनको ड्रग्स से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति अभियान के तहत ये दौड़ कराई जा रही है। लगभग आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है यहाँ पे और 150 से ऊपर लोग मुझे दिख ही रहे हैं। और इसमें यही है कि फिट रहेगा, अगर इंसान फिट रहेगा तो वो ऑब्वियसली नशे से दूर रहेगा। जब वो रनिंग करेगा या एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ें करेगा तो ये शहर है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे ऐसा प्रमोशन के लिए हम एक रन फॉर नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स करा रहे हैं। मुझे खेलना है भाई, सीनियर नेशनल अभी मेरा आने वाला है, 15 मार्च को है, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ गोल्ड करने के लिए सोच रही हूँ। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पेश किए गए बजट पहाड़ विरोधी और बेरोजगार विरोधी बजट बताया है और प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में महिलाओं की सुरक्षा, पहाड़ और आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। पिथौरागढ़ जनपद को बजट में कुछ भी नहीं मिला है और ये सिर्फ चुनावी बजट है। प्रशिक्षित पीपीएड, बीएड बेरोजगार उम्र की सीमा पार कर रहे और नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत है। सरकार इन्हें रोजगार देने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश के सीएम को शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरों के हाथों में सत्ता सौंपनी चाहिए। सत्ता में आने के टाइम पे जो आपने मुद्दे रखे गए, उस मुद्दों को आज धरातल पे क्यों नहीं उतारा जा रहा है? अगर मैं त्रिवेंद्र सरकार से ये कहना चाहती हूँ और ये मेरा प्रश्न है, अगर आता है सत्ता पे तो कम से कम अपने उत्तराखंड के लिए कुछ तो देवभूमि के लिए करके ही जाएगा। आपकी तरह सोई हुई सरकार और अपने चुनावी बजट बनाने वाली सरकार ये हमारे उत्तराखंड पे नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ, आज जिस प्रकार से महंगाई अपने चरण सीमा पे है और हमारे जिस प्रकार युवा बेरोजगार भाई अपने सड़कों पे ऐसे बेरोजगारी की से जूझ रहे हैं और हमारे जो पलायन रोकने की आपने बातें करी, व्यापारियों के लिए जो आपने कोई शांत होके आप बैठे हैं, व्यापारियों के लिए कोई बातें नहीं रख रहे हैं और उत्तराखंड पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और आपके ही विधायक, आपके ही सरकार के, आपके ही जो लोगों के द्वारा जो महिलाओं पे ऐसे अभद्रता हो रही है और उन पर जो बातें आप बार बार उन पर जो आंच आ रही है, उस पर महिला सुरक्षा पर आपका कोई मुद्दा न होना। कुंभ अपने आप में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है और इसी बीच हरिद्वार को कुंभ में एक नई सौगात मिलने जा रही है, जो कि सरकार या किसी अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि एक संत के द्वारा दी जाएगी, जिसमें हरिद्वार के स्थानीय युवाओं को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी। जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक हुए महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद गिरी महाराज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जिसके लिए वो जल्द ही अप्रैल से हरिद्वार में एक स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें विश्व स्तरीय शिक्षाएं दी जाएंगी। बहुत सुंदर है ना, और फिर वो परमानेंट भी नहीं है, कुछ भी कर देते, पौधे दिखा देते। क्यों गलत तो नहीं कर रहा हूँ खत्री जी? सही बात नहीं, बातचीत करेंगे, सारी चीजें करते तो एक नई चीज आ गई। कीड़ा बहुत सुंदर है कि पहल जो है कि मोहन गांवासी ने कर दी 24 तारीख को बिल्कुल क्लोज हो ऐसे जी के द्वारा कल हम लोगों को यही एक गोपनीय मंत्र दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करेंगे, क्योंकि जिस राष्ट्र की अगर शिक्षा अच्छी होती है, जिस राष्ट्र की चिकित्सा अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से उसका विकास होता है। तो उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। अभी जैसा कि आपने मुझे पूछा, मैंने आपको बताया कि 2006 में मैंने राजकीय प्रिंसिपल की नौकरी को छोड़ करके मैंने सीमांत के जनपदों में, सीमांत के गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का एक प्रयास किया। चाहता हूं कि इस हरिद्वार में भी एक बहुत अच्छा विद्यालय मैं खोलूंगा। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित इसी अप्रैल के महीने से द एशियन एकेडमी श्री हरिगिरी बाबा के नाम से एक स्कूल खोला जाएगा। हरिद्वार में आवाहन और आनंद अखाड़े और आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकली, जो कि देर शाम होते होते अपनी छावनी में पहुंची, जहां मेला प्रशासन द्वारा उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मौके पर संतों ने मेला प्रशासन का साधुवाद किया। बता दें कि पिछले 3 दिनों से अखाड़े की पेशवाई के चलते हरिद्वार में काफी रौनक है। हर तरफ भगवा रंग और सनातन धर्म की जयकारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं और इसी क्रम में आनंद अखाड़े और आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकल रही है।
जहां आनंद अखाड़े की पेशवाई हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज से प्रारंभ होकर कनखल भ्रमण करते हुए निरंजनी अखाड़े में बने आनंद अखाड़े की छावनी में पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ ज्वालापुर के पांडेवाला में ठहरी आवाहन अखाड़े की पेशवाई शहर भ्रमण करते हुए माया देवी प्रांगण में बनी आवाहन अखाड़े की छावनी में पहुंची। जैसे कि गवर्नमेंट की SOP है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो मेला प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जबकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो किस प्रकार से इस कुंभ में टेंटिंग और कैंपिंग की परमिशन देती है या नहीं। कितने दिनों के बाद, कोरोना काल के बाद, कुछ खुशी हमें नगर वासियों को देखने को मिली है, इस देवभूमि को देखने को मिली है। हम भगवान भोलेनाथ और मां गंगा से प्रार्थना करेंगे कि ये कुंभ दिव्य और भव्य हो और पूरे विश्व में शांति हो। आवाहन अखाड़े की और आनंद अखाड़े की पेशवाई का आनंद लिया। शिवमूर्ति चौक पे सबका स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर वातावरण हरिद्वार का है। सभी लोग उनका आनंद ले रहे हैं और पेशवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा लाजवाब रही हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका की वार्ड नंबर 7 के सरूखे क्षेत्र में इन दोनों काफी लंबा जाम लग रहा है। आपको बता दें कि लंबा जाम सड़क चौड़ीकरण व पार्किंग की सुविधा न होने से ये जाम लग रहा है, जिसके चलते आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान DM दीक्षित और SDM बड़कोट चतर सिंह इसको लेकर स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं यात्रा काल में श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए तहसील प्रशासन युद्ध स्तर पार्किंग को लेकर जुटा हुआ है। खबर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से है, जहां पर लगातार हो रही वाहन चोरियों को रोकने के लिए SSP के निर्देश पर सिडकुल थाने में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। गठित पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे खंगालने और वाहन चोरी के मामलों में लिप्त चोरों को पहचान कर मुखबिर की सूचना पर रोशनाबाद क्षेत्र के अनेकी पुल के पास से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं SP सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है। SSP हरिद्वार ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। कुछ वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी, उसी के अंतर्गत SSP महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी अनुपालन में CO सदर और SO सिडकुल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इन लोगों को कल सफलता मिली है, जिसमें 3 वाहन चोरी से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ में 6 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद हुई है। कुल 7 वाहन, बाकी भी इनसे पूछताछ जारी है। और बेसिकली ये लोग सब 2 लोग मुजफ्फरनगर के और 1 शामली के रहने वाला है, तो उससे और पूछताछ कर रखे हैं। हो सकता है ये अंतर्राज्यीय गिरोह हो जो यहाँ पर भी और यूपी में भी अन्य जगहों पे भी चोरी कर रहा हो। तो इनसे जानकारी की जा रही है, इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और SSP महोदय द्वारा इस अनावरण में 2500 का इनाम। और अब आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता देते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, शाही स्नान की तैयारियां हुई तेज। मेलाधिकारी दीपक रावत ने सभी सेक्टरों की बैठक ली। मेला IG संजय गुंजियाल भी बैठक में शामिल रहे। 11 मार्च को होना है शाही स्नान, कांवड़ यात्रा भी चरम पर है। हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं, शाही स्नान की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेलाधिकारी दीपक रावत ने सभी सेक्टरों की बैठक ली और मेला IG संजय गुंजियाल भी इस बैठक में शामिल रहे। 11 मार्च को होना है शाही स्नान, कांवड़ यात्रा भी चरम पर। आपको बता दें कि लगातार पेशवाइयों का भी दौर जारी है, पेशवाई निकाली जा रही। पिछले 3-4 दिनों से हरिद्वार में रौनक देखने को मिल रही है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने सभी सेक्टरों की बैठक ली और मेला IG संजय गुंजियाल भी इस बैठक में शामिल रहे। 11 मार्च को आपको बता दें कि पहला शाही स्नान होना है, कांवड़ यात्रा भी चरम पर है क्योंकि 11 मार्च को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन कांवड़ यात्रा निकालते हैं और अब कहीं ना कहीं जो कांवड़ियाँ हैं वो भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे।
एक अच्छी खासी भीड़ हम कह सकते हैं हमको हरिद्वार में देखने को मिल रही है। और अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन लगातार अलर्ट है, सुरक्षा के लिहाज से भी और कोरोना के लिहाज से भी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौतियां डबल हैं। अब वो देखना है कि कैसे प्रशासन इन चुनौतियों से निपटता है। हालांकि दीपक रावत मेलाधिकारी हैं, लगातार वो जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। आज उन्होंने कल उन्होंने माफ कीजिएगा बैठक भी ली थी। और आपको बता दें कि पहला शाही स्नान 11 मार्च को होना है। लगातार तैयारियां चल रही हैं, कांवड़िया कांवड़ यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है 11 तारीख को और लगातार तैयारियां चल रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी करण खुराना लाइव जुड़ चुके हैं। करण, अगर हम बात करें शाही स्नान की, अभी लगातार पिछले 3-4 दिनों से पेशवाइयों का दौर जारी था। हरिद्वार में काफी रौनक देखने को मिली, काफी चहल पहल देखने को मिली। अब 11 मार्च को पहला शाही स्नान है, क्या कुछ जानकारी है इस शाही स्नान को लेकर? देखिए, बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 11 साल 12 साल ये 11 साल बाद एक कुंभ आ रहा है और कुंभ की रौनक होती है पेशवाई से शुरू, और सबसे बड़ा भव्य स्नान शाही स्नान माना जाता है। हालांकि जो कार्यक्रम मार्च और अप्रैल में होने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम एक तरह से जनवरी से शुरू होने थे, पर कोरोना ने जो भी समीकरण बिगाड़े, अब कोरोना को दरकिनार करते हुए चाहे वो साधु संत हो, वो अपने पूरे रूप में आ चुके हैं। इस समय पेशवाई जो है वो 4 अखाड़ों की निकल चुकी है, बाकी 3 अखाड़ों की पेशवाई 8 तारीख से निकलनी शुरू होंगी। उसके बाद अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को पहला शाही स्नान निकलने जा रहा है, जिसको लेकर कल मेला प्रशासन ने बहुत बड़े स्तर पर एक बैठक ली है, जिसमें सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो कल की बैठक में नहीं था। कल सीसीआर में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक के बाद अब एक सीधा 9 तारीख को एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ और 11 तारीख को शाही स्नान होगा। आपको बताना चाहूंगा कि शाही स्नान वाले दिन सबसे बड़ी एक जो चुनौती इस समय प्रशासन के साथ चल रही है वो ये है कि कावड़ भी एक अपने पूरे चरम पर है, क्योंकि 2020 में जो कावड़ नहीं आ पाई थी, कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो कावड़ यात्रा रद्द की गई थी, कह सकते हैं कि हरिद्वार में वो अपने पूरी चरम सीमा पर है। हर साल इस माह में जो शरद कावड़ यात्रा जिसे कहते हैं, इसमें इतनी भीड़ नहीं होती है। आते हैं संख्या में, काफी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन उस संख्या में नहीं आ पाते। लेकिन इस बार सारे समीकरण टूटे हैं, काफी अच्छी भीड़ है इस समय हरिद्वार में। उसके साथ ही कोरोना तो जैसे सब जानते हैं कि चल ही रहा है, लेकिन उसके और साथ ही 9 और 10 तारीख को भीड़ कावड़ लगता है करण से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि करण एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। करण, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप? जी इसी वजह को लेकर, क्योंकि 9-10 कावड़ यात्रा का चरम, क्योंकि 11 तारीख को जल है तो 9 कावड़ यात्रा अपनी चरम सीमा पर आएगी और 11 को शाही स्नान है। तो इन चीजों में समीकरण बिठाने के लिए, इन चीजों में समन्वय बिठाने के लिए कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे द्वार प्रशासन कहीं चूक ना हो जाए, कहीं चाहे वो समन्वय हो, इसी को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठक कर ली गई थी। जी करण, अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में जिस तरीके से कोरोना काल रहा और पटरी, अब जो लॉकडाउन हुआ और अब कहीं ना कहीं जो जीवन है वो वापस पटरी पर दौड़ने लगा है, लेकिन कोरोना का जो ग्रहण है वो अभी भी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए ये दुगनी चुनौती है। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को यहाँ पर कुंभ मेले में स्नान करने की अनुमति होगी, 10 लाख लोग ही इस कुंभ मेले में शामिल हो सकते हैं, रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह पाएंगे। लेकिन अभी जो भीड़ हो रही है इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, किस तरीके के नियमों का पालन करना होगा लोगों को भी, और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, प्रशासन किस तरीके से लोगों को क्योंकि ऐसे में कोरोना टेस्ट, RT-PCR टेस्ट की बात जो कही जा रही थी वो भी बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ चीजें हैं? ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर हम कोविड की बात करें तो गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है। 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात है। मास्क में भी काफी संख्या में लोग अपनी स्तर पर लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है,
लेकिन लाखों की संख्या में लोग जब हर की पौड़ी पे पहुंचते हैं या किसी भी जगह पे एकत्र हो जाते हैं, तो वहाँ पुलिस के लिए पहली चुनौती ये रहती है कि यहाँ कोई भगदड़ ना बच जाए या कोई सुरक्षा दृष्टिकोण से ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे कि कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। तो इसी को लेकर अपने स्तर पर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को अभी तक अगर आप हम कह सकते हैं कि प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। और अगर हम वहीं दूसरी बात करें 10 लाख लोगों की, तो वो आदेश व्यवहारिक तौर पर अभी लागू नहीं हो पा रहे हैं। लाखों की संख्या में इस समय कावड़ की भीड़ है हरिद्वार में। ये जो भी एसओपी 10 लाख वाली है या जो भी अन्य आरटी-पीसीआर वाली है, ये देखनी होगी कि 1 अप्रैल से जब जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी कुंभ की, तो उस समय मेला प्रशासन इसको कितना सख्त तरीके से लागू करवाता है। अगर वो सख्त तरीके से लागू करवाएगा तो कहीं न कहीं उसका विरोध भी होगा। अगर ये सिर्फ एक व्यवहारिक आदेश बन के रह जाएगा कि जिससे लोग अपने अवेयर रहें, अपने लिए जागरूक रहें, तो उसमें फिर कोई ऐसी समस्या हमारे सामने या हरिद्वार के व्यापारियों के सामने या हरिद्वार में देखने को नहीं मिली। जी। बिल्कुल करण, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम इस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रशासन भले ही अपनी तैयारियों में लगा हो, प्रशासन भले ही ये कोशिश करे कि हम सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रखेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अगर लोग खुद से जागरूक रहेंगे, अगर लोग खुद से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो शायद इतनी मुश्किलें ना हो। लेकिन अगर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन जनता खुद से नहीं करती है तो शायद आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, आप अगर अवेयरनेस की बात करेंगे, जागरूकता की बात करेंगे, तो लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है कोरोना को लेकर। मास्क हो या 2 गज की दूरी हो या जहाँ वो लोग बैठते हैं या जहाँ लोग एकत्र हो रहे हैं, उन लोगों को कोरोना का शायद अब कोई डर नहीं रहा है या वो इस चीज़ को भुला चुके हैं। तो एक बड़ा अलग सी कश्मकश है। ये एक कह सकते हैं कि एक ईश्वरीय शक्ति है कि हमारे देश में या हमारे हरिद्वार में इस समय जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन हालांकि कल एक खबर आई थी कि सिडकुल में तकरीबन 11 केस कोरोना के कल फिर से पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन सिडकुल और हरिद्वार में काफी डिफरेंस है। लेकिन कल भी इसी बात पे बारे में चर्चा हो रही थी जब कल जिलाधिकारी महोदय ने कोविड रिपोर्ट को लेकर कोविड को लेकर एक बैठक ली, तो कल भी यही चर्चा हो रही थी कि कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पेशवाई हो, चाहे वो फिलहाल कांवड़ यात्रा हो, और आगे आने वाले शाही स्नान में तो देखने का विषय होगा। जी देखिए करण, जागरूक सब होते हैं लेकिन मानने या नहीं मानने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना देश में फैला हुआ है ये सभी को पता है, कोरोना प्रोटोकॉल्स के क्या नियम हैं ये भी सभी को पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मान रहे हैं या हम नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते हैं कि अब वैक्सीन जरूर आ गई है लेकिन फिर भी हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, फिर भी हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। और कितना मुश्किल है ये, आपको सिर्फ मास्क लगाना है, आपको एक थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके चलनी है, आपको सैनिटाइजर का यूज करना है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो फिर हम प्रशासन से भी क्या ही उम्मीद करें, वो कैसे फॉलो करा पाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती, हम लगातार कह रहे हैं इस बात को कि बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। बात अगर हम विपक्ष की करें कारण, तो विपक्ष लगातार हमलावर होता है और अभी भी हो रहा है। लगातार बयान आ रहे हैं कि जो मेले में तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है और मेले को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कुछ सड़कें, कुछ काम अभी भी बदस्तूर जारी है मेला प्रशासन के। तो हो सकता है कि अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से मेला बिल्कुल पास में आ चुका है, अभी तक काम चलना कहीं ना कहीं विपक्ष के पास एक मुद्दा तो है। लेकिन हम दूसरी जगह अगर बात करें तो कोरोना की वजह से ही ये काम इस तरह से देरी हुई है। लॉकडाउन में जितने भी काम थे वो सारे हमारे अटक गए थे मेला प्रशासन के। तो इसी वजह से अगर हम कह सकते हैं कि एक विपक्ष के पास मुद्दा तो है, काम तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसका रीजन, उसका कारण भी कहीं ना कहीं कोरोना के दौरान पड़ा हुआ समीकरण था। बिल्कुल करण, अब बात अगर हम कर लें पहले शाही स्नान की और कांवड़ियों की अगर हम बात कर रहे थे, पेशवाइयों का दौर लगातार जारी रहा और कैसे पेशवाइयाँ निकली और एक भव्य रूप जो है वो हमने यहाँ पर देखा हरिद्वार में। बात अगर हम अब शाही स्नान की करें तो शाही स्नान में क्या लगता है कितनी संख्या हो सकती है
और बॉर्डर्स पर अगर बात करें तो किस तरीके से सुरक्षा की जा रही है? एक बात जो हाल फिलहाल में खबरें आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो बेड की मांग की गई थी और डॉक्टर्स की मांग की गई थी और कुछ फोर्स की भी मांग की गई थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए, शाही स्नान पे बताना चाहूँगा कि कल ही जो डीजीपी उत्तराखंड है अशोक कुमार साहब, उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, वैसे तो पूरे दिन कोई भी श्रद्धालु हड़की पौड़ी पे स्नान नहीं करेगा। जितना भी सिर्फ और सिर्फ शाही और जो नागा बाबा है और जो साधु संत है वही स्नान करेंगे। कोई भी आम आदमी, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी कांवड़िया हड़की पौड़ी पर स्नान नहीं। 5 बजे के बाद तकरीबन ये आज्ञा दी जा सकती है, ये प्रवेश खोला जा सकता है हड़की पौड़ी के लिए, पौड़ी पर जाकर स्नान करें। अब अगर हम बात करें सुरक्षा दृष्टिकोण से तो भारी मात्रा में फोर्स उस दिन तैनात रहेगी, क्योंकि 7 या 8 अखाड़ों की पूरी जमात, बहुत बड़ी संख्या में साधु संत हड़की पौड़ी जाते हैं। उनका क्रम 9 तारीख तक फाइनल होगा कि पहले कौन सा अखाड़ा, वैसे तो हर बार जूना और अग्नि अखाड़ा ही पहले स्नान करते हैं, तो लेकिन उनका 9 तारीख तक उनका सारा क्रम फाइनल हो जाएगा कि कौन से साधु कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा। भारी संख्या में साधु संत और पूरा श्रद्धालु, कोई भी आम आदमी, कोई भी श्रद्धालु हड़की पौड़ी नहीं पहुंच सकता उस दिन। ये सुनिश्चित किया जा चुका है, ये आदेश किए जा चुके हैं और पुलिस प्रशासन इसको बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी श्रद्धालु हड़की पौड़ी पहुंचने की कोशिश न करे। सिर्फ कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम लगातार इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और दो चुनौतियां हैं कि कैसे वो कांवड़ियों को भी रोकेगी, कैसे उनसे पालन करवाने, कोरोना का प्रोटोकॉल का भी पालन करवाना है, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हर एक अपडेट हरिद्वार से जुड़ा देने के लिए। बता दें आपको कि मेला आईजी संजय गुंजाल कल बैठक में शामिल हुए। मेलाधिकारी दीपक रावत ने ये बैठक ली। कोरोना को लेकर ये बैठक की गई क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और क्योंकि इस कुंभ मेले में देश विदेश से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए कि आखिर कैसे वो इन सारी चीजों को काबू में रखेगी, कैसे वो तमाम जो हरिद्वार में प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करवाएंगे। 10 लाख श्रद्धालु जिस तरीके से आने की अनुमति बात कही गई थी कि सिर्फ 10 लाख लोग रुक सकते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे पालन होगा ये जरूर देखना होगा। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।